जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस जो है वो इंटेंसिफाई होते जा रहा है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई और इंटेंसिफाई होती जा रही है। यूक्रेन रशिया के ऑयल रिजर्व को टारगेट करना चालू कर चुका है, तो रशिया भी यूक्रेन के ऊपर मिसाइल पे मिसाइल ड्रोन दागे पड़ा है। कुल मिला के दुनिया बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है। एक छोटी सी चिंगारी अब कब आग में बदल जाए, आग में बदल ही रही है, वो हम बता नहीं सकते। इसी बीच भारत क्या करता है, भारत एक ऑल पार्टी मीट को कंडक्ट करता है और उसमें मजे की बात यह है कि वेस्ट एशिया ही बस क्राइसिस का फोकस एरिया नहीं था। भारत ने जो ऑल पार्टी मीट रखी थी उसमें इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी एक फोकस एरिया के रूप में डिस्कस किया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी का मकसद, मोटिव, ऑब्जेक्टिव वेस्ट एशिया का क्राइसिस होना चाहिए था, बस कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस में किस तरीके से हमारे पास जो चीज की कमी चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। वो तो भला है हमारे भारत में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फिलहाल काम किया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को 2015 के बाद, सुनिएगा ध्यान से, 2015 के बाद ग्रेजुअली बढ़ाना चालू किया। मतलब वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो सिर्फ फाइलों में हुआ करते थे, वाकई में भारत के पास आज इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि कम से कम 75 डेज का हमारे पास ऑयल का यहां पर रिजर्व है। दूसरे देशों की बात की जाए तो आपने सुना होगा इमरजेंसीज लगना चालू हो चुकी है। पेट्रोल के दाम अगर भारतीय करेंसी की बात की जाए तो 300, 400, 500 रुपए तक जा चुके हैं। और क्या आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, वहां तो और हालत खराब है। इस ड्यूरेशन में भारत में पेट्रोल के दाम बने हुए हैं। बस बात आ रही है रूमर्स की कि कल खत्म हो सकता है, परसों खत्म हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा हमारा जो पानी की टंकी उसी को लेकर जा रहे हैं और ऑयल भरवाते जा रहे हैं। तो ये तो पैनिक क्रिएट करने की बात हो रही है। जानबूझ के कई बार ऐसी चीजें की भी जाती है ताकि जनता यहां पर अनरेस्ट क्रिएट हो जाए उनमें, और जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है, सरकार का अतः पैसा जनता के इस रूमर्स को कम करने में चले जाए। तो यहां पर आपने देखा होगा एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपोजिशन की तरफ से, वो भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अपन इन सब बातों को अगर ध्यान में रखें तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वेस्ट एशिया ही बस इस ऑल पार्टी मीट का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑल पार्टी मीट में इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी डिस्कस किया गया, बल्कि उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हुआ। मतलब यह है कि सरकार बहुत अच्छे से समझती है कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से टैकल करना है। बड़ा कंसर्न है भारत और भारत के बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट का, क्योंकि जिस तरीके से इंटेल्स और एनआईए काम कर रही है भारत में, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वही है जो बहुत बाद में सबको रियलाइजेशन हो रहा है कि वेस्ट एशिया वाज नॉट ओनली द कंसर्न फॉर द ऑल पार्टी मीट। यहां पर जो बड़ा कंसर्न था वो भारत और भारत के बॉर्डर एरियाज है उसका था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से सटा भारत के राज्य, इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, और राजनाथ सिंह जिस पार्टी ऑल पार्टी मीट को चेयर कर रहे थे उसमें इंडो म्यांमार बॉर्डर को बहुत ध्यान से डिस्कस किया गया, बीआरओ के बारे में बताया गया। मतलब यहां पर सरकार का जो इंटेंशन है वो चौतरफा है। सरकार तैयारी कर रही है हर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने की। और ज्यादा बड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्ट एशिया नहीं बल्कि इंडो म्यांमार बॉर्डर रिलेटेड एरिया हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा पूरा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मीटिंग हुई थी इसे चेयर किया गया था बाय द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसमें जो उनका कोर एरिया था वो सिर्फ था ब्रो, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जो या जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडो म्यांमार बॉर्डर को एक तरीके से पूरा फेंसिंग करने का काम किया है, उसने नियर अबाउट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करने का काम लिया है, उसके बारे में बताया गया, उसकी सफलता के बारे में बताया गया कि जो 1600 किलोमीटर की इंडो म्यांमार बॉर्डर है, बीआरओ किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्योंकि आपको मैं अभी बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले एनआईए ने एक अमेरिकन और 6 यूक्रेनियन को अरेस्ट किया। वो कोई सामान्य जनता नहीं थी। वो जो अमेरिकन था वो मर्सनरी था, और जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं एनआईए के द्वारा वो स्पाई थे। मतलब भारत में अमेरिका यूक्रेन के स्पाई बहुत बड़ी साजिश करने के लिए रुके हुए थे। और जो अमेरिका का मर्सनरी पकड़ा गया है, मैं आपको बताऊंगा, वो ऑलरेडी जाना जाता है रेजाइन को डिस्टेबलाइज करने के लिए ताकि इकोनॉमिक अनरेस्ट क्रिएट हो। और जो सिर्फ भारत अभी इस पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी की तरफ चल रहा है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, उसमें पैनिक क्रिएट किया जा सके और वो भी युद्ध की दहलीज पर चला जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और यही भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है। वेस्ट एशिया तो हमें दिख रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमें दिखता नहीं है, जिसमें हमें लगता है कि सब चीज अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, किस तरीके का फ्रंट जो हमेशा से एक्टिव रहता है भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने का, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो यहां पर आपको वही देखने को मिलेगा। वैसे तो जब मीटिंग हुई तो स्टार्टिंग में रूलिंग पार्टी ने अपोजिशन को बोला, अपोजिशन ने रूलिंग पार्टी को बोला, वो तो चलता ही चलता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पार्टी में सारे ही राजनेता उपलब्ध थे। क्या आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, टीएमसी की, कांग्रेस की, सब के सब यहां पर मौजूद थे। इसका मतलब ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट की ऑल पार्टी मीटिंग थी।
वो बात अलग है कि यहां पर लोगों ने अपने हिसाब से काफी सारी चीजें बताई, बोली। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ने ये बोला कि यहां पर मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को तो हम पार्लियामेंट के सेशन में भी कर सकते थे, लेकिन वही बात है पार्लियामेंट के सेशन में भी एक अलग से मीटिंग करना क्यों आवश्यकता है, जब हम इसमें ऑल पार्टी मीटिंग को एज अ सीक्रेट वे डिस्कस कर सकते हैं, पहलू को यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग बातें यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। हां, यह बात जरूर है कि जो अभी देश के सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी जी, वो इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी खुद नहीं थे। राहुल गांधी जी के पास अपने कुछ एक्सक्यूजेस थे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि उन्हें केरला में एक मीटिंग करने जाना है, वहां पर वर्कर्स से मिलने जाना है, बाद में सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, जिन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट सेशन में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं। लेकिन बात वही है ना, ऑल पार्टी मीटिंग में से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के क्राइसिस को डिस्कस नहीं करना था, बल्कि जो एक इंडो म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, अपन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, इंडो म्यांमार बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट और टेरर आउटफिट्स वहां पर काम कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि जो तार मिले हैं वो भारत के लिए बड़ा कंसर्न है। तो यहां पर आपको अगर हमारे इस तरीके के अपडेट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको रिलेटेड अपडेट्स हमारे लगातार मिल सके। यहां पर देखिएगा न्यूज क्यों है, सुर्खियां क्या क्या चल रही थी कि ये क्यों सडन ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई। आपको एक चीज ये सोचनी है, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ग्लोबल पावर जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, अब जब ग्लोबल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो याद रखिएगा चीजें कम नहीं होती है। जो वॉर होता है वो हमेशा इंटेंसिफाई होते जाता है, इसकी मदद हम करेंगे तो उसकी मदद हम करेंगे, इसको आर्म्स हम देंगे तो उसको एम्यूनिशंस, दूसरे वेपन्स हम देंगे। तो अब कुल मिला के लड़ाई ग्लोबल पावर्स की क्रिएट हो चुकी है, लेकिन भारत यहां पर किसी के साथ नहीं है। भारत अगर साथ है तो भारतीयों के साथ है, इंडियंस के साथ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ है। क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा यही है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से क्या भारत एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस तैयार कर रहा है। तो मैंने आपको बताया भारत का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था, बल्कि इंडो म्यांमार जो 1600 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर है उसे भी प्रोटेक्ट करने का एक बड़ा यहां पर ऑब्जेक्टिव था जिसे डिस्कस किया गया। और अब बात जब आती है बॉर्डर के नियर अबाउट डेवलपमेंट्स की, बॉर्डर के नियर अबाउट विकास की, तो इसे हमेशा इंटरेस्ट किया जाता है बीआरओ को, विच मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसका उद्देश्य एक ही था, स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट करना। कैसे करना स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट? जो भारत के क्षेत्र है, जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा से लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो दूसरे देश की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करना, टनल्स बनाना, इंफ्रा डेवलप करना, ताकि हमारी आर्मी बहुत आसानी से पहुंच सके, कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और हमेशा से ये काम बीआरओ को ही सौंपा गया है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए निर्विवाद ये काम करती है और करके भी सक्सेसफुली आ जाती है। और अगर आप इनके काम की तुलना करेंगे क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी सुपीरियर माना जाता है। ये काम हम स्टेट के साथ एंट्रस्ट करके उनको नहीं देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसे डिस्कस किया गया। यहां पर अगर आप देखेंगे आगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको लिंक करवाना चाह रहा था, कुछ ही दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग के कुछ दिन पहले एक अमेरिकन और कुछ यूक्रेनियन एनआईए ने गिरफ्तार किए। ये वो शख्स है जिन्हें सिर्फ नागरिक नहीं कहा जाता है, बल्कि ये अमेरिकन जो एक है इसे मर्सनरी की संज्ञा दी जाती है। देखिए हॉलीवुड में आपने देखा होगा कई सारी मूवीज बनती है एजेंट्स की, सेम वही एजेंट है जिसका काम ही होता है किसी एक देश में जाना, रेजाइम को डिस्टेबलाइज करना। अब देखिए भारत में ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए, तभी इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो अंडर द यूएपीए लगाए गए, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इसे लगाया गया। 11 दिन की कस्टडी में ये है और इनके बारे में भी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ये जिस रीजन से मिले हैं और जो इनके तार कनेक्ट किए जा रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट किए जा रहे हैं। भारत में भी एक बड़ी साजिश करना चाह रहे थे। ऑलरेडी ये वेनेजुएला में थे, वेनेजुएला में उत्पाद मचाने के बाद ये भारत आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्लियर तो था नहीं। और अक्सर ग्लोबल पावर्स इस तरीके की चीजें करती रहती है। भला हो एनआईए का कि इनको टाइमली अरेस्ट किया गया। तो एक कोर सेंटर तो यही था, जो 6 यूक्रेनियन थे वो भी यही कर रहे थे। और देखिए भारत में क्या करना चाह रहे थे, भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर आउटफिट से जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन करने का काम ये कर रहे थे। और मजेदार बात यह है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया ना, तो जो कुकी मिलिटेंट्स हैं म्यांमार में के नियर अबाउट मणिपुर में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब गिरफ्तारी होती और आतंकवादी संगठन इनका विरोध करते हैं तो इसका मतलब यह बड़ी साजिश भारत में हो सकती थी। यहां पर जो एफआईआर फाइल की गई है मैं आपको बताता हूं, अगेंस्ट द 7 फॉरेन नेशनल, they went to restricted areas in the Mizoram। समझिएगा, इन द नॉर्थ ईस्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए जहां पर
किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, म्यांमार में इलीगली घुसे एंड गॉट इन टच विथ एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन EAO, जिसमें कुकी मिलिटेंट्स का नाम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इंटेंशन क्लियर था, भारत में भी एक बड़ी साजिश को करना चाह रहे थे, भारत में भी डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे। और आपने देखा होगा सारी ही जो खतरनाक बड़ी शक्तियां हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हमारा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। द एक्यूज एलिजिडली ट्रेन्ड द आर्म्ड ग्रुप्स, गेव वेपन्स, हेल्प्ड इन ड्रोन ऑपरेशन। FIR ने ये स्टेट किया है। चार्जेस ने ये बताया है कि जो इनकी एक्टिविटी है कंसिस्टेंट विद द मर्सनरी वर्क है, मतलब बड़ी साजिश करना। फिर भले इसमें आप पॉलिटिकल असैसिनेशंस के रूप में भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको नाम बताता हूं जो मिले हैं उनके नाम क्या है। अमेरिकन नेशनल का नाम है मैथ्यू वैन डाइक, यूक्रेनियन नेशनल्स है हुर्बा पेट्रो, सिल्विक टरास, इवान, फिर स्टेवन कीव एंड लास्ट में है होनचारुक एंड कामिनेस्की विक्टर। तो इतने सारे लोग मिले हैं। देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये भाई साहब लोग जो दूसरे देश के स्पाई है भारत में एक्टिवली हमारे ही देश में जो टेरर आउटफिट्स उनको ट्रेन और वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे थे। तो मतलब ये डीपर एक यहां पर कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिलेगी। इसका भी डिस्कशन हुआ है। व्हाट मिजोरम सेड। अब देखिए इसमें मिजोरम गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो यहां पर मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है लालडुहोमा, उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट ने सेंटर के इस डिसीजन को अपोज नहीं किया है। किस डिसीजन को? जिसमें सेंटर वापस से प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को रीइंपोज करना चाह रहा है, वो भी कहां पर? इंडो म्यांमार के बॉर्डर में, वो भी सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में। कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहां पर मिजोरम को एक ट्रांजिट रूट की तरह फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं। ट्रांजिट रूट मतलब अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो मिजोरम से अच्छा स्वर्ग नहीं है, वहां पर आप इलीगली जा सकते हैं। मतलब वहां पर कुछ तो ऐसे आउटफिट्स होंगे जो फॉरेन नेशनल्स को हेल्प कर रहे हैं कि आप इलीगल एक्टिविटीज भारत के माध्यम से करें। तो ये हमारे लिए कम, सेंटर के लिए ज्यादा एक फोकस एरिया बन जाता है। यहां पर सेंटर के लिए कंसर्निंग एक बड़ा बन जाता है ये पूरा इशू। तभी यहां पर बोला गया है कि मिजोरम को लगातार फॉरेनर एज ट्रांजिट रूट यहां पर यूज कर रहे हैं, जो कि एक ग्रेव कंसर्न बन चुका है सेंटर के लिए, विच प्रॉम्प्टेड द रीइंपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। कारण यही है कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को इसीलिए वापस से मिजोरम में लागू करने की आवश्यकता पड़ चुकी है और यह चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बोला है। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे वही इंपोज किया जा रहा है। ऑलरेडी होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में ऑलरेडी ये जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है लागू है। और ये सरकार तब करती है जब सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न होते हैं। और म्यांमार से लगे भारत के राज्य में अगर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को वापस से रीइंपोज किया जा रहा है तो ये सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है। क्योंकि देखिए मिजोरम लोकेटेड है बांग्लादेश के चिटगांग हिल ट्रैक्ट के पास, जो कि ये वाला एरिया है, और यहां पर है आपका मणिपुर और यहां पर है आपका म्यांमार। तो आप समझ सकते हैं कि मिजोरम एक परफेक्ट ट्रांजिट रूट है आने जाने के लिए, लीगल एक्टिविटीज करने के लिए। अगर किसी को यहां पर म्यांमार के इस हिल ट्रैक्ट से इस तरफ जाना है या फिर इस रीजन से, चिटगांग हिल ट्रैक्ट से वापस से म्यांमार के इस रीजन में आना है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया की सबसे ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज यहीं पर हो रही है और भारत पे से बहुत लंबे समय से परेशान है। जितने भी भारत के टेरर आउटफिट्स है जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड है, वो सब यहीं से ऑपरेट करते हैं और भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। फिर चाहे आप मणिपुर में बात करो, फिर चाहे आप मिजोरम की बात करो। तो अपने आप में ये एक बड़ा मुद्दा था जिसे डिस्कस किया। साथ ही साथ आपको पता है वेस्ट एशिया का तो पूरा मुद्दा डिस्कस हुआ है। ये एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका भी, कि जो वेस्ट एशिया मतलब जिसकी अपन बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के नाम पे, जो सबसे बड़ा क्राइसिस उसको भी डिस्कस किया, जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, जो क्रिएट हो चुका है जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है। लेकिन हमारे लिए ब्लॉक नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि अभी जो ईरान के 5 इंपॉर्टेंट एलाय है ना, फ्रेंडली नेशन है, उससे लगातार सेफ पैसेज हो रहा है शिप्स का, जिसके कारण भारत की भी जो एक नीड है वो पूरी होती जा रही है। सुनने में तो ये भी आया था कि बीच में पाकिस्तान बाउंड कंटेनर शिप को भी क्रॉस करने की इजाजत दे गई थी, लेकिन उसके पहले नहीं दी गई थी और अब दे दी गई है। तो कुल मिला के भारत और भारत के अलावा जो 5 देश है, जिसमें चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इराक आ जाता है, उनके जहाजों को आने जाने की इजाजत मिल गई है और अब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली है। आप बोल सकते हैं कि अब हमारे साथ भी ये हो रहा है कि अब हमारे भी धीरे धीरे जो एक समस्याएं थी वो अब कम होते जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट का, क्राइसिस का कारण आपको शुद्ध रूप से पता है कि जो ईरान वर्सेस इजराइल और बैक्ड बाय अमेरिका, ये जो चला है, इसके कारण ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है और दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन पर चल रहा है। वो रीजन का नाम है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के नाम से जिसे जाना जाता है। जब कभी भी यहां कुछ भी हुआ है, जब कभी भी यहां कुछ भी हुआ है, समस्याएं पूरी दुनिया में सबको आई है, भारत भी इससे कभी भी अछूता नहीं था। इमेजिन करिए, मैं आपको एक कंपैरेटिव टेबल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा।
वो तो अभी की स्थिति ऐसी है कि भारत ने 2015 के बाद जो मास्टर स्ट्रोक खेला है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक रिजर्व, उसके माध्यम से आज हम इस कठिन परिस्थिति में एकदम खड़े हुए हैं। अगर भारत में 1-2 रुपए भी डीजल पेट्रोल दाम बढ़ जाते हैं तो इसका सीधा असर भारत में इन्फ्लेशन के रूप में पड़ता है, महंगाई अगले ही दिन बढ़ जाती है। इस क्राइसिस को अगर भारत इस कठिन समय में कंट्रोल करके चल रहा है तो यहां पर आपको सरकार की दाद तो देनी पड़ेगी कि सरकार ने किस तरीके से कंट्रोल करके किया है। क्योंकि जब अपन बात करते हैं इस हाईली सेंसिटिव रीजन की, तो देखिए 20% ग्लोबल ऑयल ऑलरेडी इस रूट से आता है, जैसे अपन बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको बहुत अच्छे से जानकारी है इसकी। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन हमेशा से यहां पर ऑयल प्राइस को बढ़ा देता है, और जब भी कभी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा है, भारत की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसलिए जब कभी आपको सुनने मिलता है ना भारत में महंगाई है, भारत में महंगाई है, इतनी महंगाई नहीं है जितनी दुनिया में है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। लेकिन अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो भारत में तो स्थिति और खराब हो सकती है। क्योंकि भारत में जो जनता है, भारत में आपको समझना होगा कि भारत चुनौतियों से कम परेशान रहता है ना। भारत में एक जनता का ऐसा वर्ग भी है जो ज्यादा चुनौती जानबूझ के क्रिएट करती है। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं हंस रहा हूं, आप समझ सकते हैं अपन किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, पीएम मोदी ने इसके पहले ही 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स को इस वॉर के असेसमेंट के लिए स्टैब्लिश किया था, जिसने लगातार रास्ते निकाले। और देखिए ये इस तरह की चीजें आपको कोविड के टाइम में हुई। कोविड के समय में भी गवर्नमेंट ने लगभग 11 ऐसे ग्रुप्स को तैयार किया था जब कोविड आया था, पेंडेमिक आया था। तो मतलब ये कहलाता है हमारे मेजर्स कि अगर समस्याएं हैं तो उसके पहले ही हाई पावर्ड आपको कुछ ऐसी कमिटीज को सेटअप करना है जो इस क्राइसिस से भारतीय जनता को और भारत को निकाल सके। तो यहां पर तैयारी की बात करते हैं। अब देखिए भारत क्यों हमेशा से स्टेक होल्डर रहा है इसमें, क्योंकि भारत का जो 60% प्लस ऑयल इंपोर्ट है वो इसी रूट से आता है। मतलब यहां पर समझिए सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स की बात नहीं हो रही है। हमारा जो एक इंडियन डायस्पोरा है वो लगभग 80 से 90 लाख का है जो गल्फ में रहता है। गल्फ में कुछ भी हुआ तो भागो भागो वाली स्थिति हो जाती है, और उनको भी सेफली भारत लाना ये भी भारतीय सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया से भारत में काफी बड़ा रेमिटेंस आता है जो भारत में एक्स्ट्रा पैसे बनाने का काम करता है। अब देखिए भारत की भी खूबसूरती, भारत बड़े मजेदार स्थिति में है। यूएस के साथ भी उसके स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। क्योंकि इजराइल की बात की जाए तो हमारा बहुत पुराना फ्रेंडली नेशन है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ईरान के साथ लड़ाई है, क्योंकि ईरान अगर भारत के लिए, सिर्फ भारत के लिए भी पहले तो सेफ रूट खोल रहा था, भारतीय जहाजों को आने की इजाजत दे रहा था, तो यहां पर आपको डिप्लोमेसी की दाद देनी पड़ेगी। कारण यही है कि हमें इतना स्ट्रगल अभी फेस करना नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि डिप्लोमेसी जिस तरीके से चल रही है उसका नाम है बैलेंसिंग डिप्लोमेसी की, कि हम बराबर किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, और लेना भी नहीं चाहिए। भारत खुद में एक साइड है, 150 करोड़ जनसंख्या वाला खुद का एक पक्ष है। मतलब यहां भारत के साथ जो जुड़ गया वो एक नेक्स्ट लेवल का ग्लोबल पावर है। इसलिए भारत बहुत फूंक कर कदम कर रहा है। अब ये मीटिंग आप समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट थी। वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी में जो थ्रेट चल रहा है उसको लेकर, इंटरनल यूनिटी की जो आवश्यकता है अभी फिलहाल, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपोजिशन से, जैसे कि इजराइल का साथ देता है उसका अपोजिशन, किसी भी तरीके का निर्णय हो, भले ही असेंबली के अंदर जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन जब अपन नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं। तो हम उसकी भी एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नाजुक स्थिति चल रही है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव अभी सारी कंडीशंस चल रही है। एक गलत स्टेप पूरी भारत की इकोनॉमी को, लोगों को अतः परेशान कर सकता है, जो उनने कोविड के टाइम में भी नहीं देखा होगा। तो यहां पर भारत इस मीटिंग के माध्यम से जो अपना वर्स्ट केस सिनेरियो है उसे डेवलप करके चल रहा है। और देखिए भारत किसी का साइड ना चूज करके सिर्फ जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, जो है स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सिटीजन सेफ्टी। इसके अलावा कोई भारत की अभी पॉलिसी नहीं चल रही है। भारत इसी स्ट्रेटेजिक एंगल को यहां पर अडॉप्ट करके चल रहा है। पॉसिबल सिनेरियोज जो जनरेट हो रहे हैं, कंट्रोल टेंशन डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरी की जा रही है। जो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण रीजनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, भारत उसका भी ध्यान रख रहा है। और साथ ही साथ अगर फुल वॉर होता है तो ग्लोबल क्राइसिस की भी जो कंडीशन जनरेट हो सकती है, भारत उसके लिए भी तलाश रहा है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी इसीलिए लगातार जो कैबिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हो सकती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसे भी लगातार वो प्रिसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत चाह रहा है कि हम हर एक प्रकार के सिनेरियो में खड़े रहे, हमारी प्रिपरेशन रहे। ऑलरेडी भारत इस तरह की स्थिति को झेल चुका है, फिर चाहे आप गल्फ वॉर से रिलेटेड हो
जो 1991 में हुई थी, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की हमें नौबत आ गई थी, क्योंकि भारत के पास जो आज स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो उस वक्त से फाइल में ही हुआ करते थे। बल्कि हमें पता है कि जब हमारी किसी देश के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है तो ज्यादा अच्छी बात रहती है कि हमारे तरीके रिजर्व बना के रखे। और स्ट्रेटेजिक रिजर्व का काम ही होता है कि आपदा के समय वो आपका जो रिजर्व है उससे आप अपनी जनता के लिए उपयोग कर पाए, तभी इसका नाम है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो 1991 का इस तरीके का क्राइसिस हुआ था। भारत की उस वक्त जो स्ट्रेटेजी थी वो इवैक्यूएशन की थी, जो गल्फ में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, और न्यूट्रलिटी की थी, किसी का स्टैंड नहीं लिया। यहां पर लेसन हमें मिला क्राइसिस रिस्पांस का। इराक वॉर होता है, यूएस का इन्वेजन होता है, डिप्लोमेटिक बैलेंस भारत ने बना के रखा, किसी प्रकार का भारत ने यहां पर हस्तक्षेप नहीं किया, किसी प्रकार की कोई मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं करी। बात आती है ईरान, जो भारत को अथाह ऑयल देता था। जब सैंक्शन लगना चालू हुए तो भारत ने क्या लेसन यहां पर लिया? भारत ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का लिया। भारत समझ गया कि गल्फ के ऊपर अगर हम टिके रहे तो हमारी तो स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि यूएस तो बड़ा मजेदार देश है, उसको जब लगता है वो किसी के देश के ऊपर हमला कर देता है, अपना एक अलग एजेंडा चलाता है कि जो यूएस का दोस्त है वो दुनिया का दोस्त है, दुनिया में उसको हीरो की संज्ञा दी जाएगी, लेकिन यूएस ने जिसके ऊपर हमला किया वो पूरी दुनिया का दुश्मन है। तो ये जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चलती है, भारत ने इसमें एक बहुत अच्छी चीज करी कि भारत ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया। ईरान नहीं तो रशिया, रशिया नहीं तो बहुत सारे ऐसे देश है जहां से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें रशिया और इजराइल भारत का सपोर्ट करते हैं। तभी रशिया यूक्रेन वॉर से जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, भारत ने उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। लगभग 30 से 40% ऑयल को लगातार वो रशिया से इंपोर्ट करा के भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कर रहा है। कारण यही है कि इस तरह की समस्या फिलहाल भारत में तो नहीं बनी है, जैसे कि पूरी दुनिया में बन चुकी है। कमेंट करके दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपका इस पूरे जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, उस पर आपका क्या सोचना है। जय हिंद। आप सभी को कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।